जब भी कोई आपको बड़ा इवेंट करना होता है ना पॉलिटिकल, तो आपको बहुत सारे छोटे इवेंट मुख्तलिफ जगहों पे करने पड़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये चीज़ बड़ी कमाल सीखी है, क्योंकि इमरान खान साहब के बगैर उनको निकलना होता है। अगर इमरान खान साहब हों तो वो तो एक दिन में अनाउंस करते हैं मैं फलां जगह पे जलसा कर रहा हूं, तो दुनिया वहां पहुंच जाती है। वो तो क्राउड पुलर हैं इमरान खान साहब, वो तो कर लेते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने यह चीज़ सीखी कि जब भी उन्होंने निकलना है, उन्होंने पहले शहरी सतह के ऊपर, टाउन्स की सतह के ऊपर, देहातों के अंदर वो रैलियां छोटे छोटे इवेंट करते हैं, करते करते एकदम मोमेंटम बना के मैदान में आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से काम शुरू कर दिया है। हुकूमत के लिए जुडिशल कमीशन क्या कोई बहुत बड़ा मसला है? देखिए, हुकूमत के लिए बड़ा मसला यह है कि इमरान खान को बाहर नहीं आना चाहिए। हुकूमत को यह लगता है कि इमरान खान साहब बाहर आ गए तो उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। जो आदमी जेल से बैठकर पूरे निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है, जब दिल करता है पाकिस्तान बंद करवा देता है। यानी इमरान खान ने सिर्फ इतना कहना है कि मैं फलां शहर में एक एहतजाज की कॉल दे रहा हूं, तो वो शहर और उसके आसपास के सारे डिवीजन खुद ही बंद हो जाएंगे। ये लिखी बड़ी बात है। जब भी इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूं, आप देखिए पूरा पंजाब बंद हो जाता है, खैबर पख्तूनख्वा बंद हो जाता है, आधा पाकिस्तान बंद हो जाता है। तो इमरान खान साहब अगर कॉल देते हैं जेल से बैठ के, तो पाकिस्तान बंद हो जाता है। अब इतनी ताकत तो पाकिस्तान में किसी भी लीडर ने इंजॉय नहीं की। हाँ, अल्ताफ हुसैन साहब एक दौर में, लेकिन उनका तरीकाकार और तरह का था। वो कराची बंद कर दिया करते थे एक दौर में, बरतानिया से बैठ के, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। लेकिन अभी इमरान खान साहब की जो सियासी ताकत है, वो सियासी ताकत की बुनियाद पे करते हैं, या कोई हथियार तो है नहीं, ना कोई बंदूकें तोपे लेकर आते हैं, लेकिन अवामी ताकत से वो बंद कर देते हैं, और जो बाकी काम रह जाता है वो हुकूमत खुद ही कर देती है। अब इमरान खान साहब अगर बगैर डील के बाहर आते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा गंभीर मसला बन जाएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का ये रिकॉर्ड है कि मुल्क टूट गया लेकिन उन्होंने डील के बगैर लीडर को नहीं छोड़ा उन्होंने। यानी 71 में अगर डील कर लेते, शेख मुजीबुर रहमान अगर उस वक्त डील करते 71 में, और एस्टेब्लिशमेंट के सामने सर नीचे कर लेते, तो हालात किसी और तरफ चले जाते और मामला किसी और तरफ चला जाता। जुल्फिकार जी भुट्टो अगर डील कर लेते तो मामला किसी और तरफ चला जाता। जब उनको, भुट्टो को शहीद किया गया, फांसी दी गई। तो ये जो लोग डील नहीं करते ना एस्टेब्लिशमेंट से, उनके साथ वो नुकसान बड़े से बड़ा कर लेते हैं, जिसकी कोई भी कीमत वो चुकाना चाहते हैं, लेकिन डील के अलावा बंदे को वो बाहर छोड़ते नहीं है, डील के अलावा ये पीछे हटते नहीं है। इमरान खान अब बगैर डील के आना चाहते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट की वो मिथ टूट जाएगी जो 70 साल से बनी हुई है। उस मिथ को एस्टेब्लिशमेंट कैसे बचाएगी, ये एक बड़ा अहम मामला एस्टेब्लिशमेंट के लिए। फजलुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिए हैं कुछ। पहले मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि वो क्यों अब ये कह रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि सियासतदानों से शिकायत है जो जमहूरियत और आइन पर समझौता करते हैं। तो फजलुर रहमान साहब, आपने जर्नैलों के कहने के ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई है। बहुत सारी गवाहियां अब तो आ चुकी है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब तो ये भी बता रहे हैं कि हमें घेर घार के, जैसे छोटे बच्चे थे रोटी को चोची कहते थे, इनके मुंह में चूसनी थी, इनको घेर घार के ले गए, ले जाके इनसे इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी। तो मैं तो उस वक्त बता रहा था, इमरान खान साहब ने पहले कई दफ़ा कहा कि जनरल बाजवा ने इंसानों को डराया हुआ था कि जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। हालांकि इमरान खान के दिमाग में ऐसी कोई चीज़ बकौल इमरान खान साहब के नहीं चल रही थी। तो इनको डरा डरा के जनरल बाजवा ने आगे लगा दिया, अमेरिका के अंदर दूसरी कहानी कर दी, वहां से लॉबिंग करवा के और रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया, और ये सारे आला कार बन गए। फजलुर रहमान साहब उसका हिस्सा थे, बल्कि उस सरबराह थे उस वक्त। तो आज उन्हें वही चीज़ें बुरी लग रही है। उन्होंने कहा पीटीआई ने मुज़ाकरात पर हमें एतमाद में नहीं लिया। एक तो फजलुर रहमान साहब क्या अपोजिशन की तरफ से आएंगे या हुकूमत की तरफ से आएंगे, ये समझ नहीं आती। यानी फजलुर रहमान साहब आएंगे किसकी तरफ से? यानी ऐसा लगता है कि वो सेम टाइम में हुकूमत में भी है, वो सेम टाइम में अपोजिशन में भी है। तो वो किसकी तरफ से मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे? तो उनसे कौन राब्ता करे? तो पीटीआई से उन्होंने शिकवा किया कि हमें एतमाद में नहीं लिया। जब पीटीआई दिन रात उनके घर के चक्कर लगा रही थी, तो उस वक्त फजलुर रहमान साहब को बहुत एतमाद में लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेके आखिरी वक्त में वोट डाल दिया, ये कहते हुए कि जी अगर हम वोट नहीं भी डालेंगे फिर भी हुकूमत ये आईनी तरमीम मंजूर कर लेगी। हुकूमत खुद ये गूं खा लेती, खुद ये गंद कर देती, कम से कम फजलुर रहमान इस गंद का हिस्सा ना बनते। लेकिन उसी 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो पाकिस्तान में बुहरान खड़ा हुआ है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फजलुर रहमान साहब ने एतमाद में नहीं लिया, बल्कि बहुत काम खराब किया था उसमें, और एतमाद को ठेस पहुंची थी पूरे पाकिस्तान की। सबको फजलुर रहमान साहब से उम्मीदें लग गई थी।
फिर उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट अवाम के वोटों का मजाक उड़ाती है, फिर अवाम क्यों ना उनका मजाक उड़ाएं। ये भी फजलुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। अब नाज़रीन कुछ चीज़ें और हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। यहां पे एक तो जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और ये इल्ज़ाम लगातार लगाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। यानी वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर, नाइंसाफ़ियों पर, जुल्म जबर फस्तायत पर आलमी सतह पर जो आवाज़ उठा रहे हैं, खुसूसन जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ इस्लामाबाद में, उसके हवाले से, तो इसके ऊपर कहा जा रहा है ये पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं। हालांकि ये तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का राइट नहीं है कि वो डेमोक्रेसी के लिए उनकी एक जमहूरी सोच है, वो कोई भी चाहे वो बात कर सकता है, वहां पे उन मुल्कों में जमहूरियत है। वो तो ये कहते हैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आज़ादी सारे राय होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और इंसानी हकूक़ का एहतराम होना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। बल्कि मैंने जितने ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात की जो इस सारे प्रोसीजर का हिस्सा है, चाहे वो फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान वाले हों, चाहे वो अमेरिका के अंदर जो कांग्रेशनल मीटिंग के अंदर एंगेज्ड हैं वो लोग हों, या जो उसके बाद एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन आने वाली है उसके लिए जो लॉबिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी ओवरसीज, चाहे वो लोग हों, उन तमाम लोगों का एक बात के ऊपर बड़ा जोर है। वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान के ऊपर एक छोटी सी पाबंदी भी नहीं लगने देना चाहते और हम इसके हक में नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि वो इनफरादी शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये सारा जुल्म जबर और फस्तायत की और कत्लेआम किया, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, पाकिस्तान को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा एक मेरा भी सवाल है कि बदनामी इस बात पे तो नहीं होती कि जब कोई आवाज़ उठाता है कि जनाब इंसानी हकूक़ की पामाली ना की जाए, जब कोई कहता है कि जुल्म जबर और फस्तायत को रोका जाए, जब कोई कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ उठाता है, नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो इससे तो मुल्क की बदनामी नहीं होती। हाँ, इससे ज़रूर मुल्क की बदनामी होती है कि 17-18 सीटें जीती हुई पार्टी को ज़बरदस्ती जाली फार्म 47 के ऊपर लाकर इक़्तिदार में बैठा दिया जाए और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की जग हसाई हो जाए, तो इससे तो बदनामी होती है। जो बदनामी हमने गुज़िश्ता 1 साल में रज के पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की करवाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाज़रीन सिचुएशन का आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बार्स में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि बार्स के इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ इज़ला में। तो जो लाहौर बार एसोसिएशन है जिसके ऊपर PMLN ने पूरी ताकत लगाई, हुकूमत और इंतजामिया ने पूरा जोर लगाया, पीपल्स पार्टी ने मुल्तान में, PMLN ने मिलके, यानी नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलके पंजाब के अंदर एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मुबशर रहमान चौधरी लाहौर बार एसोसिएशन का इलेक्शन जीत गए हैं। और फिर बार में हर जगह पे इमरान खान के नारे लगे, कैदी नंबर 804 के नारे लगाए, यानी जहां पे भी वकला इलेक्शन जीते वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के और कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे थे।